वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेब। स्टडी वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 15 पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 210। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं सारा वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप पॉलिटी को एक अच्छे से कवर करना चाहते हैं, चाहे जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि विच टाइप ऑफ रिट्स कैन नॉट बी इशूड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता है। कल हम रिट के बारे में पढ़े थे कि मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दैट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, 5 टाइप के रिट्स हम पढ़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, वहीं पे हाई कोर्ट देखें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। तो एक तो हो गया, इसमें से मैंडेमस एक तरह का रिट्स है, प्रोविजन भी रिट्स है और सरसरी भी एक रिट्स है। लेकिन इंजंक्शन देखिए, ये कोई किसी भी टाइप्स का ये रिट्स नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे पूछ रहा था कैन नॉट बी इशूड, ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following writs meaning is to have the body of, निम्नलिखित में से कौन सा रिट्स है जिसका मतलब होता है कि to have the body of। देखिए, जो रिट्स होता है 5 टाइप का जो रिट्स होता है सबका एक अलग अलग मतलब है। तो टू हैव द बॉडी ऑफ किसका मीनिंग है, हैबिस कॉर्पस का। ठीक है, वहीं पे हम मैंडेमस देखें, मैंडेमस का मतलब होता है कि वी कमांड, वी कमांड मैंडेमस का लिटरली मीनिंग होता है। क्यू वारंटो का मतलब देखें तो क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट और वारंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें से दे दिया जाएगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट निम्नलिखित में से किस रिट्स का मतलब है। ठीक है, सब याद रखना है आपको। सरसरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, और हैबिस कॉर्पस का तो मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, एक बच गया प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन का मतलब होता है कि टू फॉरबिड। ये सब मीनिंग आपको याद रखना है। हैबिस कॉर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडेमस को क्या कहते हैं कि परमादेश, मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, निम्नलिखित में से कौन से रिट्स को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का थोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैबिस कॉर्पस। देखिए, हैबिस कॉर्पस जो है सो इंडिविजुअली इस किसी व्यक्ति के लिए इशू किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ए है और किसी पुलिस फोर्स के द्वारा इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, इस व्यक्ति को विथ इन 24 आवर्स के अंदर उसे हाई कोर्ट, मतलब उसका जो नजदीकी कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके अंतर्गत इसको क्या करना होगा, पेश करना होगा। लेकिन हाई कोर्ट में नहीं, मेनली लोअर कोर्ट्स में इसको ले जाता है। 24 घंटा के अंतर्गत उसको पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। जो भी उसका आने जाने का टाइम है उसको छोड़ के 24 घंटा के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी सबूत पुलिस के द्वारा पेश नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति कोर्ट आदेश देगा कि इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दो, छोड़ दो। ठीक है, तो ये सब राइट्स किसके अंतर्गत आता है, हैबिस कॉर्पस देता है इंडिविजुअली को। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअली है, ये जो हैबिस कॉर्पस है वो पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड करता है एक एक व्यक्ति को। लेकिन हम देखिए इसके बाद जितने भी आदेश होते हैं, मैंडेमस देख लो, चाहे क्यू वारंट हो, सरसरी देख लेते हैं, ये सब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं न इशू करके किसी लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है या किसी ऑफिशियल को इशू किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे हैबिस कॉर्पस का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स अ पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज फॉर विच ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, क्यू वारंट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट आदेश देगा, रिट जारी करेगा और उस ऑफिशियल को यह आदेश देगा कि आप किस अथॉरिटी के आधार पे, किस
आप किस अधिकार से आप यह काम कर रहे हैं, और आपका यदि अथॉरिटी नहीं है तो उस काम को क्या करना होगा, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो जो क्यू वारंटो होता है वो मेनली पब्लिक ऑफिसर के लिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके लिए ही जारी किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके खिलाफ में क्यू वारंट को इशू नहीं किया जा सकता। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसी के खिलाफ में क्यू वारंट को इशू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214। क्वेश्चन कर रहा है कि विच रिट्स इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट इज नॉट परफॉर्मिंग। क्वेश्चन यह कह रहा है कि कौन से रिट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है ऑफिसर के खिलाफ, और उसे यह कहेगा कि आपके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, आप अच्छे से काम करें। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि किस कार्य का निष्पादन करने के लिए किसी प्राधिकरण के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाएगा, तो ये होगा रिट्स ऑफ मैंडमस। मैंडमस क्या होता है, परमादेश। परमादेश इसको हम कहते हैं, आप मतलब से भी समझ सकते हैं। परमादेश का मतलब होगा क्या, कमांड। ठीक है, मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई डीएम है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि डीएम काम नहीं कर रहा है सही से, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसका कंप्लेन कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करेगा इस डीएम के खिलाफ में और कहेगा कि भाई साहब आप काम सही से नहीं कर रहे हैं, अपना काम बखूबी निभाएं। तो इसको ये क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रिट्स है जो सरकारी अधिकारी के लिए, सरकारी अधिकार के खिलाफ इशू किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैंडमस। ठीक है, परमादेश जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, सरकारी जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, उसके खिलाफ में मैंडमस इशू किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डीएम है तो उसको यदि उस काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मैंडमस इशू कर सकता है उसके खिलाफ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। हैबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सरसरी और इसके अलावा जितने भी रिट्स हैं, सब रिट्स इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के लिए उसके खिलाफ में इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ खिलाफ में मैंडमस ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि who is the custodian of the implementation of the fundamental right। तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन का संरक्षण कौन है, मौलिक अधिकार का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाई कोर्ट रीट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करके मौलिक अधिकार को बचाता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करके मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल कैन बी रेस्ट्रिक्टेड स्पेशली। देखिए, यदि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है सो 12 से लेकर के 35 तक हमें दिया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए इक्वल है, मतलब राइट टू इक्वालिटी है, हर एक व्यक्ति को इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अधिकार दिया है, पार्लियामेंट के पास है कुछ अधिकार, और पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि जो मिलिट्री फोर्स में काम कर रहा है, जो डिफेंस स्टाफ है, उसका फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये कितने आर्टिकल्स के तहत उसको अधिकार मिला है, आर्टिकल 33 के तहत यह अधिकार मिला हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, हम हैं चाहे आप हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ में आवाज उठा सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ में बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफेंस स्टाफ है वो गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं बोल सकता है। तो ये सब कर्टेल किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, कितने आर्टिकल 33 के तहत उसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। क्योंकि यदि मिलिट्री डिफेंस स्टाफ को सारा फंडामेंटल राइट दिया जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उसे आसानी है। तो आपको आर्टिकल 33 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल्स स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सो कितने आर्टिकल्स के तहत हर एक व्यक्ति को मतलब प्रोवाइड किया गया है, एवरी सिटीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 51।
देखिए हम शुरुआत से देखते हैं, जो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आप सबको रिवाइज हो जाएगा। पार्ट वन के बारे में बात करें तो पार्ट वन में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक रखा गया है और उसमें बात किया गया यूनियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में लेक्चर भी डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत और उसके राज्य और उसके संघ, पार्ट वन में आर्टिकल 1 से 4 दिया गया। उसके बाद देखिए तो पार्ट टू में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक रखा गया और उसमें बात किया गया सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बात किया गया। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया और वो आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया, मौलिक अधिकार। उसके बाद पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक रखा गया और उसमें बात किया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि राज्य को किस हिसाब से काम करना चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति का जो भी उसके राज्य में है उसके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, वो व्यक्ति सुख समृद्धि से अपना जीवन यापन करे। ये पार्ट 4 में रखा गया आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट किया गया था, 42वां अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत पार्ट 4A जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 4A जोड़ा गया और उसमें जो आर्टिकल्स है उसे आर्टिकल 51A भी कहते हैं। ठीक है, 51A ऐड किया गया और 51A के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज उसे ऐड किया गया। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें अभी, तो टोटल जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 है। ठीक है, 10 + 1 10। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज जब अमेंडमेंट किया गया था, 42वां संशोधन किया गया था, तब 10 ऐड किया गया था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संशोधन हुआ, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। लेकिन जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज था उसे 86 अमेंडमेंट किया गया, 86वां अमेंडमेंट किया गया। उसके तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हो गए? 11। जो एक जो लास्ट में ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यह इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। 86 अमेंडमेंट हुआ था कितने ईस्वी में? आपको ईस्वी भी याद रखना है, 2002 में हुआ था। और उसके तहत यह ऐड किया गया कि हर एक चिल्ड्रन को, 6 से 14 साल के बच्चे जो भी हैं उसे फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, फ्री एजुकेशन मिलेगा। और ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें कि पूछ लेगा एग्जाम में कि जो 86वां संशोधन हुआ था वो कौन से कमिटी के तहत किया गया था? तो याद रखना आपको कि स्वर्ण सिंह कमिटी के द्वारा बोला गया था और उसके बाद यह संशोधन किया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट्स, आप जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सारा पॉइंट्स ये जितने भी ये याद रखना है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 1 से लेकर के 50-51 तक तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल 44 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहीं पे आर्टिकल 80 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 80 राज्यसभा की बात करते हैं। और आर्टिकल 81 के बारे में बात करें तो जो आर्टिकल 81 है वो लोकसभा। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, 10 से 15 क्वेश्चन इससे क्लियर हो गया होगा, इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो अभी हम बताए थे 42वां संशोधन किया गया था। आपको ईस्वी इंपोर्टेंट है, ईयर पूछ लिया जाता है। तो 42वां संशोधन कब किया गया था? 1976 में, ड्यूरिंग जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा था, उसी समय में इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखना है। 1976 में 42वां संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें ईयर पूछ लिया, अभी बताए थे 1976। ठीक है,
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी बता चुके हैं 11, 10 भी दिया हुआ है, 10 नहीं होगा, टोटल 11 होगा क्योंकि करंट पूछ रहा है। तो 10 और एक फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 हो गया। 10 शुरुआत में था और एक 86 संशोधन किया गया, उसके तहत जोड़ा गया कितनी ईस्वी में? 2002 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 222। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्टेड, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो 11 मौलिक कर्तव्य है, वो कहां से लेकर के ऐड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है और हमारे संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी लगता है हमारे देश में, कई बार मैं बता चुका हूं कि इमरजेंसी कितने आर्टिकल्स के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है? तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है 352। 3 आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 352, इसमें 4 जोड़ दीजिए 356 और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 307, 360। ये तीनों आर्टिकल जो है सो इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 के बारे में बात करें तो ये हो गया स्टेट इमरजेंसी और 360 जो हो गया सो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है 352 आर्टिकल के तहत, और उस समय में जो भी आपका फंडामेंटल राइट्स है उसे निलंबित किया जा सकता है। सिर्फ 2 आर्टिकल्स को छोड़ के 20 एंड 21, 20 एंड 21, ये 2 इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 20 और 21 को छोड़ के आपका जितना भी मौलिक अधिकार है सबको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, मतलब कौन नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है? तो पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है? अमेंडमेंट कर सकता है। कितने आर्टिकल्स के तहत अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा गया? तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 368। 368 के तहत पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वह अमेंडमेंट ला सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस दिया है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को बचाए रखना है। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा पार्लियामेंट क्या कर सकता है? उसे अमेंडमेंट कर सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, आप वीडियो यदि 2 से 3 बार देखें तो आपको सारा याद हो जाएगा। और मैं इतना बार आर्टिकल्स, एक एक आर्टिकल्स को इतना बार डिस्कस करता हूं, इतना बार लिखता हूं कि आपको ऐसे ही सारा आर्टिकल्स याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। यदि किसी भी तरह का आप अपडेट चाहते हैं इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी प्रोविजन, जो भी अपडेट होगा मैं डेफिनेटली करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।